विद्या भारती की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का पाठ 9 विषय विज्ञान पाठ 9 बल तथा गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले पाठ में हमने गति के बारे में पढ़ा, अब इस पाठ में हम बल तथा गति के नियमों का अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ के अंतर्गत सबसे पहला आता है बल। पाठ के नाम में क्या आता है? बल। तो बल किसे कहते हैं, बल की परिभाषा क्या है, बल लगाने से किसी वस्तु में क्या परिवर्तन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। बल कितने प्रकार का होता है। तो बल किसी वस्तु को खींचना, आप किसी वस्तु को खींचते हैं या धकेलना है, उसे धक्का देते हैं, या किसी वस्तु पर दबाव लगाते हैं, दबाना, या ठोकर लगाने की जो क्रिया है उसे हम बल कहते हैं। सामान्य भाषा में किसी वस्तु को खींचना, धकेलना, दबाना या ठोकर लगाने की क्रिया को हम बल कहते हैं। तो किसी वस्तु को खींचने से, धकेलने से, दबाने से, ठोकर लगाने से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, वस्तु की गति में परिवर्तन होता है, या परिवर्तन करने का प्रयास होता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो परिवर्तन हो, वो हमारे द्वारा किया गया एक प्रयास है। जैसे एक भारी बक्सा है, उसको हम धक्का लगाएं, अगर हम उसको धक्का लगाएं, अगर वो अपनी जगह से नहीं हिले तो इसका मतलब हमने बल नहीं लगाया, बल हमने लगाया है। हमने उसको हिलाने का प्रयास किया है, उसकी स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास किया है। तो जरूरी नहीं है कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो। अगर हम उसको धकेल रहे हैं, अगर वो अपनी जगह से नहीं हिलती है तो भी वो बल ही कहलाएगा। तो वस्तु को खींचना, धकेलना, दबाना या ठोकर लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। या इसकी दूसरी परिभाषा कि किसी वस्तु को धकेलने या खींचने से वस्तु की स्थिति या गति में परिवर्तन होना या परिवर्तन का प्रयास करना बल कहलाता है। परिवर्तन हो भी सकता है और परिवर्तन का प्रयास भी हो सकता है, उसे क्या बोलते हैं? बल कहते हैं। कि जैसे हमने इसमें ये उदाहरण लिया कि ये वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, उस पर हमने बल लगाया। बल लगाने से उसकी स्थिति में परिवर्तन हो भी सकता है कि ये वस्तु यहाँ से गति करके यहाँ तक आ भी सकती है और वो अपनी जगह भी रह सकती है, लेकिन हमने उस पर कार्य किया है, उस पर बल लगाया है, तो मतलब वो बल है। तो किसी वस्तु को धकेलने या खींचने से वस्तु की स्थिति या गति में जो परिवर्तन होना या परिवर्तन का प्रयास करना, वो भी क्या कहलाता है? बल कहलाता है। तो ये भी बल की परिभाषा लिख सकते हैं और ये भी बल की हम परिभाषा लिख सकते हैं। तो दोनों ही परिभाषाएं सही है। तो बल लगाने से वस्तु में क्या होता है? बल का प्रभाव क्या होता है कि किसी वस्तु पर यदि हम बल लगाएं तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं? बल के प्रभाव से उस वस्तु में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं? जैसे बल के प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं कि बल का, कोई वस्तु को बल लगता है तो उसका प्रभाव उस वस्तु पर क्या पड़ेगा। तो एक पहला प्रभाव हो सकता है कि उसकी गति में परिवर्तन हो। जैसे कोई गाड़ी है, वो चल रही है या विराम अवस्था में है तो बल लगाएंगे। जैसे ड्राइवर है, वो रेस देता है तो वो गाड़ी क्या होगी? गति करेगी। या वस्तु गति कर रही है, उसमें ब्रेक लगाएगा तो उस ब्रेक लगाना भी एक प्रकार का बल है, तो वो बल लगाएगा। तो बल लगाएगा तो वस्तु की गति है उसमें क्या होगी? कमी आएगी। तो कहने का मतलब बल लगाने से वस्तु की गति में परिवर्तन होता है। तो वो गतिशील वस्तु को गति को कम भी कर सकता है और विराम अवस्था में तो उसको गति ला सकता है या उसकी गति को बढ़ा भी सकता है। तो पहला प्रभाव क्या होता है? उसकी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु की गति में परिवर्तन हो सकता है। दूसरा है गति की दिशा में परिवर्तन। कोई वस्तु गति कर रही है, उसको बल लगाकर उसकी दिशा में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। उसको दाईं तरफ घुमा सकते हैं, बाईं तरफ घुमा सकते हैं। तो वो भी किसके द्वारा होता है? बल के द्वारा। की गाड़ी चल रही है, ड्राइवर उसको कभी दाईं तरफ मोड़ता है, कभी बाईं तरफ मोड़ता है, तो वो भी किसके कारण होता है? बल के कारण। तो वस्तु के पर बल लगाकर उसकी दिशा में परिवर्तन देखा जा सकता है, वो किया जा सकता है। तीसरा है वस्तु की आकृति में परिवर्तन। आपके पास मान लीजिए एक फुटबॉल हो, उसको आप दबाओ, तो दबाओगे तो क्या होगा? उस पर आपने बल लगाया। फुटबॉल को जब दबाएंगे तो उस पर हमने बल लगाया तो वो पिचक जाएगी, अंडाकार हो जाएगी। अगर हमने एक स्प्रिंग ली, स्प्रिंग को दबाओगे या उसको खींचोगे
तो दोनों स्थितियों में उस पर बल लगाया जाता है, जिससे दबाने पर स्प्रिंग है वो संपीड़ित हो जाती है, खींचने पर वो फैल जाती है। तो मतलब वस्तु की आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है। फुटबॉल को दबाने से वो अंडाकार हो जाती है, फिर बल हटाने पर वो वापिस पूर्ण अवस्था में आ जाती है। स्प्रिंग को दबाएंगे तो वो संपीड़ित हो जाएगी, खींचेंगे तो वो बड़ी हो जाएगी। तो बल लगाने से क्या होता है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है। तो हमने ये बल के प्रभाव पढ़े, बल की परिभाषा पढ़ी। अब बल याद करने का सूत्र क्या होता है? बल सूत्र क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। वस्तु का द्रव्यमान कि वस्तु कितना द्रव्यमान है, गुणा त्वरण कि वस्तु के वेग में जो परिवर्तन की दर होती है उसे क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या बोलते हैं? बल कहते हैं। अगर हमें किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात है, उसका त्वरण याद है, तो हम बल का मान निकाल सकते हैं। तो F बराबर क्या होता है? द्रव्यमान को हम किससे व्यक्त करते हैं? मास मतलब m से। और त्वरण को किससे व्यक्त करते हैं? a से, जो हमने पिछले पार्ट में पढ़े। तो F बराबर फोर्स, तो बल बराबर होता है m गुणा a। तो ये सूत्र हो गया इसका कि F बराबर m है। तो बल याद करने का ये सूत्र होता है। अगर हम इसके सूत्र के अनुसार परिभाषा लिखें तो क्या होगी कि वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल को क्या बोलते हैं? बल कहते हैं। तो वस्तु का द्रव्यमान और उसका त्वरण का जो गुणनफल होता है, उसके गुणनफल को हम बल द्वारा परिभाषित करते हैं। अब बल की परिभाषा हमने पढ़ी, बल का सूत्र ही पढ़ा। अब हम उसका मात्रक इकाई पढ़ते हैं कि बल की इकाई क्या होती है, मात्रक क्या होता है। तो हमने सूत्र पढ़ा, F बराबर होता है m गुणा a। हमने द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और त्वरण का हमने पिछले पार्ट में पढ़ा कि त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड की घात -2, तो इसको प्रति सेकंड स्क्वायर बोलते हैं, घात माइनस में। एक वैज्ञानिक जो आइजैक न्यूटन, जिन्होंने गति के बल और गति के बारे में हमें बताया था, उनके सम्मान में जो बल का मात्रक है वो न्यूटन भी लिखते हैं। तो ये मात्रक नहीं लिख के हम सीधा मात्रक लिखते हैं। अगर आपको ये याद नहीं है तो आपको पूछे कोई कि बल का मात्रक क्या होता है, तो अपन सीधा बताते हैं बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो ये मात्रक भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं बल के प्रकार कि बल कितने प्रकार का होता है। तो बल के प्रकार, एक होता है संतुलित बल और दूसरा होता है असंतुलित बल। संतुलित बल किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु में 2 या 2 से अधिक बल कार्य करते हैं। कोई वस्तु है, उस पर 2 या 2 से अधिक बल कार्य करते हैं और उनका परिणामी बल 0 हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। और संतुलित बल की उपस्थिति में वस्तु की स्थिति या गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि ये कोई एक बक्सा है, इस पर 2 बल कार्य कर रहे हैं। एक बल इस दिशा से लग रहा है, एक लड़का इस दिशा से उसको धकेल रहा है, एक लड़का इसको इस दिशा से धकेल रहा है। ये जो लड़का इस पे बल लगा रहा है, मान लीजिए ये बल जो लगाया वो 3 न्यूटन बल है और इस लड़के द्वारा लगाया गया बल भी 3 न्यूटन बल है। दोनों बल एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, तो परिणामी जो बल है वो 0 हो जाए। तो विपरीत लगते हैं तो इनका योग, किसी भी वस्तु पर लगने वाले कुल बल का जो योग होगा उसको निकालना है। तो मान लीजिए ये जो बल है ये F1 है, इसके द्वारा लगाया गया बल है वो F2 है। तो F1 प्लस F2, तो F1 का मान हमने 3 ले लिया, प्लस अब ये इसके विपरीत है तो इसको -3 लेना है। एक को या तो इसको माइनस ले या इसको माइनस ले, क्योंकि विपरीत दिशा में जब बल लगते हैं तो उनका मान एक विपरीत लिया जाता है, एक ऋणात्मक लिया जाता है। तो 3 प्लस -3, तो ये ब्रैकेट खोलोगे 3 - 3 न्यूटन, तो मान कितना आ गया? 0। तो इस वस्तु पर जो विपरीत बल लग रहे हैं दोनों, एक बल इस लड़के द्वारा, एक इस लड़के द्वारा इस बक्से पर लग रहा है, तो जो दोनों के द्वारा लगाया गया जो बल है वो समान है और विपरीत है, इसलिए ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? संतुलित। तो इस बक्से की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
तो ये वस्तु है वो गति नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इस पर संतुलित बल लग रहा है। तो हमने ये पढ़ा कि जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य करते हैं तथा उनका परिणामी बल, जो कुल बल होता है परिणामी बल, वो शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। और संतुलित बल की उपस्थिति में एक वस्तु है, उस न तो उसकी गति में परिवर्तन होता है न वो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। तो ये संतुलित बल की बात होगी। दूसरा बल होता है असंतुलित बल, कि जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य करते हैं तथा उनका परिणामी बल शून्य नहीं हो, उसे असंतुलित बल कहते हैं। तो असंतुलित बल के कारण ही जो भी वस्तुएं होती है वो गति करती है और या गति में परिवर्तन करती है। तो जैसे यही उदाहरण लेते हैं कि ये जो लड़का है इसके द्वारा जो बल लगाया गया बल है वो 3 न्यूटन है और इस लड़के द्वारा लगाया गया बल है वो 2 न्यूटन है। तो ये 3 है, ये 2 है। तो F1 प्लस F2 बराबर 3 माइनस, यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये -2। तो परिणामी बल का मान कितना आ गया? 1 न्यूटन। अब 1 न्यूटन इसका ज्यादा है तो वस्तु किधर गति करेगी? इस असंतुलित बल 1 न्यूटन असंतुलित बल के कारण वस्तु है वो इस दिशा में क्या करेगी? ये गति करेगी। अगर इसका ज्यादा होगा इसका कम होगा तो वस्तु इस दिशा में। तो कहने का मतलब कोई भी वस्तु की स्थिति या गति में परिवर्तन कब होता है? जब उन पर कोई असंतुलित बल कार्य करता है। असंतुलित बल और संतुलित बल के जैसे अन्य उदाहरण लेते हैं, ये तो इनकी परिभाषाएं हैं। उदाहरण इसके हम काफी ले सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं, आप जब साइकिल चला रहे हैं और अगर आप पेडल लगाना बंद कर दें, अगर आप साइकिल चला रहे हैं और साइकिल पर पेडल लगाना क्या कर दें? बंद कर दें, तो क्या साइकिल चलती रहेगी? नहीं, क्योंकि साइकिल के जो टायर हैं वो भूमि के संपर्क में जो भाग है उस पर एक विपरीत दिशा में बल लगता है, वो बल है घर्षण बल। जो बल है वो कौन सा बल है? घर्षण बल। वो क्या करता है? इस घर्षण बल के कारण जो साइकिल की गति है वो धीरे धीरे क्या होती रहेगी? कम हो जाएगी। और वो घर्षण बल उसको बल को क्या करता है? परिणामी बल को शून्य करने का प्रयास करता है या उसको रोकने का प्रयास करता है, जिसके कारण ये वस्तु है वो धीरे धीरे क्या होगी? उसका वेग है वो कम हो जाएगा। तो ये असंतुलित बल जो कार्य कर रहा है उसके वेग में क्या कर रहा है? परिवर्तन। तो यहाँ पे जो घर्षण बल है वो असंतुलित बल है जो गाड़ी के वेग को कम कर रहा है। अगर ये घर्षण बल शून्य कर दें तो साइकिल लगातार गति करती रहेगी। अगर घर्षण बल का मान शून्य कर दें या जो बल जो विपरीत दिशा में जो लग रहा है असंतुलित बल उसको यदि हम शून्य कर दें तो जो साइकिल है वो पेडल नहीं मारने पर भी लगातार क्या रहेगी? गतिशील रहेगी। लेकिन घर्षण बल को शून्य नहीं किया जा सकता। हवा में भी घर्षण बल होता है वायु का या वायुमंडल में उपस्थित कणों के कारण। जमीन पर तो ज्यादा होता है। फर्श जितना खुरदरा होगा घर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा, फर्श जितना चिकना होगा घर्षण बल का मान उतना ही कम होगा। तो ये साइकिल कुछ दूरी पर जाके रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पर एक असंतुलित बल जो घर्षण बल है वो कार्य कर रहा है, जो उसके वेग में कमी लाने का प्रयास करता है। अब एक अन्य उदाहरण लेते हैं। जैसे ये बक्सा है, इसको कोई एक लड़का है, एक लड़का उस पर 3 न्यूटन बल लगा रहा है और कोई भी वस्तु जो फर्श पर रखी रहती है उस पर एक विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है। जो फर्श और जो वस्तु की जो सतह जो भूमि के संपर्क में रहती है उसके बीच में लगने वाला बल होता है, जो वस्तु की गति का क्या करता है? विरोध करता है। तो इस पर 3 न्यूटन बल लगा रहा है, लेकिन ये बक्सा है अपनी जगह से गति नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि घर्षण बल उसको संतुलित कर रहा है, जिसके कारण ये बक्सा अपनी विराम अवस्था में रहेगा। अब इस जो बक्सा है उसको गति में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें
जो घर्षण बल लग रहा है उससे ज्यादा बल, जो संतुलित बल लग रहा है उससे ज्यादा बल क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, मतलब असंतुलित बल लगाना पड़ेगा इस पे। इसलिए एक लड़का, एक अन्य दूसरा लड़का उस पे लग गया, उसने भी क्यों न्यूटन बल लगाया, मतलब बल का मान बढ़ाएंगे वस्तु को गति देने के लिए। तो अब जब एक बल बच्चा उसको धक्का दे रहा था तो जो घर्षण बल है उसके द्वारा लगाए गए बल को क्या कर रहा था, संतुलित कर रहा था, तो बक्सा गति नहीं करेगा। अब उस पर कितना न्यूटन बल लग रहा है, दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो 3 + 3 = 6 न्यूटन बल। तो 6 न्यूटन बल लगाते ही जो घर्षण बल जो उस बल को संतुलित कर रहा था तो उसका मान इससे ज्यादा हो गया, तो अब बक्सा क्या करने लगेगा, गति। तो असंतुलित बल लग गया है, तो असंतुलित बल की स्थिति में ही वस्तु क्या करती है, गति करती है। तो इस प्रकार से हम संतुलित और असंतुलित बल के बारे में समझते हैं, जिसमें हमने बक्से का उदाहरण लिया, साइकिल का उदाहरण लिया। तो संतुलित बल और असंतुलित बल, तो संतुलित बल जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल कार्य करते हैं तो उनका परिणामी बल 0 हो तो उसे हम संतुलित बल कहते हैं। और संतुलित बल की उपस्थिति में ही वस्तु की स्थिति या गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। और असंतुलित बल जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल कार्य करते हैं तो उनका परिणामी बल 0 नहीं हो तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। और असंतुलित बल के कारण वस्तुओं की स्थिति या गति में परिवर्तन होता है। तो कोई भी वस्तु यदि गति करती है तो उसका कारण कौन होता है, असंतुलित बल। और संतुलित बल में ये भी है कि जैसे हमने पढ़ा ना कि गतिशील है तो वो असंतुलित बल क्या करेगा, उसको विराम अवस्था में ला देगा। अगर कोई वस्तु गतिशील है और वो उस पर अगर केवल संतुलित बल लगे तो वो लगातार क्या करती रहेगी, गति करती रहेगी। अब घर्षण बल तो शून्य कर नहीं सकते, इसलिए गाड़ी है वो रुकेगी। तो इस प्रकार से हमने बल के 2 प्रकार पढ़े, एक संतुलित बल और एक असंतुलित बल। सामान्यतः इनकी परिभाषाएं पूछी जाती है या 1-2 उदाहरण से समझाइए, तो उदाहरण आपको 2-3 बताए हैं। एक संतुलित बल का बताया, एक असंतुलित बल का आप उदाहरण लेके उसको समझा सकते हैं। अगले वीडियो में हम गति के 3 नियम पढ़ेंगे। आज हमने बल के बारे में पढ़ा, अब अगले वीडियो में हम गति के 3 नियम पढ़ेंगे। गति के 3 नियम है, पहला जो न्यूटन ने दिए हैं, पहला नियम है जड़त्व का नियम, दूसरा नियम है संवेग का नियम, गति का दूसरा नियम जिसे संवेग का नियम भी बोलते हैं, और तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो इन तीनों नियमों के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ें, इनमें आए हुए सारे शब्दों को पढ़ें, समझें और इसके नोट्स हैं वो लिख लें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।